हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब प्राचीन भारत के इतिहास के जिस एक कालखंड के बारे में बात करेंगे वो संगम काल के नाम से जाना जाता है। और संगम काल दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित जो कह सकते हैं मूल युग है, वो मूल युग के संबंध में जानकारी देता है। जिस तरह से उत्तर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल युग सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक युग माना जाता है, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो मूल युग है उस मूल युग को हम संगम काल के नाम से पुकारते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर इस बात को समझने की है कि उत्तर भारत में सभ्यता और संस्कृति के विकास का जो इतिहास है वो दक्षिण भारत के इतिहास से ज्यादा प्राचीन है। यानी दूसरे शब्दों में दक्षिण भारत में जो सभ्यता और संस्कृति रही है उसका विकास उत्तर भारतीय सभ्यता और संस्कृति से काफी बाद में रही। और उसको आप इस आधार पर समझ सकते हैं कि संगम काल जो दक्षिण भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल युग है उसकी शुरुआत उस समय मानी जाती है जब उत्तर भारत में पोस्ट मॉडर्न पीरियड का समय चल रहा होता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक युग, फिर 6th सेंचुरी बीसी, फिर पूरा मौर्य काल बीतने के बाद जब उत्तर भारत में पोस्ट मॉडर्न पीरियड का इतिहास प्रारंभ होता है तो फिर दक्षिण भारत में जाकर सभ्यता और संस्कृति धीरे धीरे अंगड़ाई लेनी प्रारंभ करती है। और जिस सभ्यता, जिस युग से हम इस सभ्यता और संस्कृति को हम कह सकते हैं कि फलीभूत होना या फिर उसका वहां से जन्म लेना प्रारंभ होता है, तो वो जो है, वो जो स्थिति है, वो स्थिति जो है या वो युग जो है वो संगम काल के नाम से पुकारा जाता है। और आज के इस क्लास में हम सब इसी संगम काल के बारे में बात करेंगे। हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम संगम काल कहते हैं, जैसे उत्तर भारत में वैदिक युग है, तो वैदिक युग को वैदिक युग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि उस काल के इतिहास की जानकारी का जो स्रोत है वो स्रोत क्या है? वैदिक लिटरेचर है। तो वैदिक लिटरेचर से उस युग के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए उस युग को क्या कहते हैं? वैदिक युग कहते हैं। लेकिन जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जो संगम काल है, वो संगम काल में जो संगम शब्द है, वो संगम शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो तात्पर्य उसका होता है तमिल विद्वत जनों का परिषद। यानी कि संगम जो है वो तमिल विद्वत जनों का एक परिषद हुआ करता था जिसका कार्य था नवोदित तमिल कवियों की रचनाओं का मूल्यांकन करना और प्रकाशन योग्य पाए जाने पर उसे अनुशंसित करना। ये जो है संगम का काम था। यानी संगम जो है वो तमिल विद्वत जनों का परिषद हुआ करता था जिसका कार्य था नवोदित तमिल कवियों की रचनाओं का मूल्यांकन करना और फिर जो है अगर उसे लगता था कि ये जो है छपने योग्य है या प्रकाशित होने योग्य है या फिर आम जनों के पठन योग्य है तो फिर उसे अनुशंसित करते थे। तो इस प्रकार संगम नामक तमिल विद्वत जनों के परिषद के द्वारा अनुशंसित तमिल कवियों की जो रचनाएं होती थी, ऐसी ही रचनाओं को संगम साहित्य कहकर पुकारा जाता है। यानी एक बात याद रखिएगा कि जो संगम साहित्य है वो तमिल भाषा में, दक्षिण भारत में अगर आप बात करें तो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषाई जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में जो द्रविड़ भाषाई क्षेत्र है, ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पे ये केरला है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे केरल हो गया, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु और केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। इसके बाद तमिलनाडु में तमिल, ठीक है। इसके बाद केरल, तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है और इसके बाद आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो ये जो चार भाषा है, ठीक है, ये चार भाषाई जो क्षेत्र है इसे ही वास्तव में द्राविड़ देश कहा जाता है, ठीक है, इसे ही द्राविड़ देश कहा जाता है। और इन चारों भाषाओं को द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ भाषाई समूह कहा जाता है, ठीक है, द्रविड़ भाषाई समूह कहा जाता है। और जब हम संगम की बात करेंगे तमिलनाडु में, ये हो गया केरल, हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो तमिल भाषा है ना, उस तमिल भाषा से जुड़ा साहित्य जो है वो संगम साहित्य कहलाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो चुका है, वैदिक एज खत्म हो चुका है, 6th सेंचुरी बीसी का समय खत्म हो चुका है, फिर मौर्य काल का समय खत्म हो चुका। इसके बाद जब पोस्ट मौर्यन पीरियड प्रारंभ होता है,
यानी कि इतना लंबा समय बीतने के बाद फिर दक्षिण भारत में कौन सा काल प्रारंभ होता है? साउंड जो है संगम काल। ठीक है, तो संगम काल यानी पोस्ट मॉडर्न, इसलिए देखिएगा संगम काल के बहुत सारी ऐसी विशेषताएं आपको दिखेंगी जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में दिखती है। स्ट्रैबो की बात यहाँ भी होती है, यहाँ पर भी प्लिनी की बात, यहाँ भी प्लिनी की बात, यहाँ भी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, यहाँ पर भी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी होगा। तो कुल मिलाकर क्या है कि ऐसा इसलिए मिलता जुलता है क्योंकि पोस्ट मॉडर्न पीरियड, और अगर हम संगम काल की बात करें तो ये लगभग इक्विवेलेंट है। ये भी फर्स्ट सेंचुरी एडी टू थर्ड सेंचुरी एडी के आसपास का समय है। ठीक है, और संगम काल का भी जो टेंटेटिव डेट माना जाता है वो है फर्स्ट सेंचुरी एडी टू थर्ड सेंचुरी एडी। ठीक है, ये है। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमने जो बातें बताई, हमने पेरिप्लस की बात की, हमने जो है स्ट्रैबो की बात की, हमने प्लिनी की बात की थी। ठीक है, तो वो सब बातें यहां पर भी होगी, लेकिन यहाँ का एक विशिष्ट जो बात है वो बात है संगम साहित्य, वो बात है तमिल साहित्य, और वो तमिल साहित्य जो है वो संगम साहित्य कहलाता है। और संगम साहित्य इसलिए कहलाता है क्योंकि संगम नामक तमिल विद्वत जनों के परिषद के द्वारा चूंकि अनुशंसित वो तमिल रचनाएं होती थी, इसीलिए उसे संगम साहित्य या संगम लिटरेचर कहकर पुकारा जाता है। और संगम लिटरेचर से हमें दक्षिण भारत के जिस युग के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उसी युग को हम क्या कहते हैं? संगम काल कहते हैं। और संगम काल दक्षिण भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल युग माना जाता है। बात यहां तक क्लियर हो गई कि संगम काल में संगम शब्द का तात्पर्य क्या है, तो ये आपका क्लियर हो गया। और ये ध्यान रखिएगा संगम साहित्य तेलुगु में नहीं है, ठीक है, कन्नड़ में नहीं है, और ना ही ये मलयालम में, बल्कि द्रविड़ भाषाई समूह में जो तमिल भाषा शामिल है उसी तमिल भाषा से संबंधित जो साहित्य है उसे ही संगम साहित्य कहकर पुकारा जाएगा। ठीक है, यहां पर इस बात को अब देखिए समझने वाली जो बात है कि दक्षिण भारत में क्या हुआ कि वहां पर क्या है कि पाषाण काल उत्तर भारत में भी था, दक्षिण भारत में पाषाण काल है, लेकिन दक्षिण भारत में क्या हुआ, पाषाण काल से सीधा जो है वहां पे महापाषाण काल की शुरुआत हुई। यानी स्टोन एज के बाद वहां पे मेगालिथिक एज महापाषाण काल की शुरुआत होती है। और लगभग इसका जो टेंटेटिव जो डेट है वो डेट है या वर्ष जो है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। यानी कि दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो वहां पे पाषाण काल से सीधा महापाषाण काल की शुरुआत होती है, मेगालिथिक एज की शुरुआत होती है। और महापाषाणीय संस्कृति की हम बात करें तो ये इसके जो इस काल के जो लोग थे वो पहाड़ी ढलानों पर रहते थे, थोड़ी बहुत खेती का काम करते थे, साथ में लोहे का भी प्रयोग करते थे, और काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है कि वो अपने मृतकों को क्या करते थे, कब्र में गाड़ते थे, और उस कब्र के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों से जो है वो घेर देते थे। तो बड़े बड़े पत्थर यानी महापाषाण से उससे जो है वो घेर देते थे। तो इसलिए उस युग को महापाषाणीय संस्कृति कहकर पुकारा जाने लगा। उसे मेगालिथिक कल्चर कहे जाने के पीछे जो रीजन है वो रीजन आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, कि क्यों मेगालिथिक कल्चर कहते हैं, इसलिए क्योंकि इस काल का जो मानव था वो पहाड़ी ढलानों पर रहता था, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ी बहुत कृषि का कार्य करते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि वे लोग लोहे का भी प्रयोग करते थे। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से उन्हें महापाषाण काल कहा गया वो जो है क्या है कि अपने मृतकों को कब्र में गाड़ते थे और उसके चारों तरफ बड़े बड़े चट्टानों से घेर देते थे, और इस वजह से इसे महापाषाणीय संस्कृति या मेगालिथिक कल्चर कहकर पुकारा जाने लगा। लेकिन अब आप बात समझिए यहां से आगे बढ़ने की कि हुआ क्या कि जब जाहिर सी बात है दक्षिण भारत में हमने आपको क्या बताया कि उत्तर भारत में सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दक्षिण भारत की तुलना में पहले हुई। तो जब दक्षिण भारत में महापाषाणीय संस्कृति का जो मानव है उसका उत्तर भारत के लोगों से जब संपर्क सधा, ठीक है, तो चूंकि वो ज्यादा विकसित थे, उनको जो है कृषि के आधुनिक तौर तरीके के बारे में जानकारी थी, वे लोग मैदानी इलाकों में रहना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ जब उनके साथ संपर्क हुआ तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उत्तर भारतीय सभ्यता और संस्कृति
के संपर्क में आने से उनका भी क्या हुआ, संस्कृताइजेशन हुआ। ठीक है, उसको संस्कृतिकरण कहा गया, जिसको कि एम श्रीनिवासन ने उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, संस्कृतिकरण, और इंग्लिश में उसी को संस्कृताइजेशन कहकर पुकारा जाता है। तो संस्कृतिकरण जब हुआ तो उत्तर भारतीय अपेक्षाकृत विकसित जो सभ्यता और संस्कृति थी उससे जब इंटरेक्ट हुआ तो वहां से चलकर वो सारे कल्चर वगैरह दक्षिण भारत में आने लगे। आपको ये मालूम होगा कि दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ले जाने का श्रेय ऋषि अगस्त को जाता है। ठीक है, ऋषि अगस्त को जाता है। जबकि अगर हम उत्तर भारत से पूर्वी भारत की ओर देखें तो शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा याद करिएगा, जब हमने आपको वैदिक काल बताया था, तो विदेह माधव ने उत्तर भारतीय वैदिक संस्कृति को पूर्वी भारत की ओर ले जाने का श्रेय जाता है विदेह माधव को। लेकिन अगर उत्तर भारतीय संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय का जहां तक सवाल है तो वो ऋषि अगस्त को जाता है। तो जो संपर्क हुआ, जो इंट्रैक्शंस हुआ, उससे कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में जो महापाषाणीय संस्कृति के जो लोग थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, पहाड़ी ढलानों से अब नीचे उतरकर मैदानी इलाकों में आने लगे और वो धीरे धीरे कृषि का कार्य बड़े पैमाने पर अपनाने लगे। और इससे क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े कृषक समूहों का विकास हुआ। ठीक है, और उसी में से किलार, वेलिर, वेंतर जैसे मतलब कृषक वर्ग का जन्म हुआ। और वहीं पे धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ऐसी परिस्थितियां बनी और कृषि इतना महत्वपूर्ण पेशा बना, इतना कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं मुख्य जो जीविका का साधन बना। उससे वहां पर बड़े बड़े समूहों का, बड़े बड़े मतलब पहले कबीलाई राज्यों का जन्म हुआ और फिर धीरे धीरे फिर वो बड़ा रूप लिया। तो उसके बाद ही फिर चेर, चोल और पांड्य जैसे तीन राजवंशों का उदय हुआ। और यही तीन राजवंश ध्यान ये रखिएगा, इन्हीं तीन राजवंशों के इर्द गिर्द जो चलता है, जो कह सकते हैं पूरा संगम काल का इतिहास जो वो घूमता है, वो वो क्या हो जाएगा, वो चेर, चोल और पांड्य हो जाएगा। तो चेर, चोल और पांड्य से ही संबंधित हमें बात करनी है संगम काल में। और एक और बात समझिएगा कि संगम काल का जो इतिहास है, उस इतिहास की जानकारी के जहां तक स्रोत का सवाल है, ठीक है, अभी आप लोग परेशान मत होइए, पहले समझिए। सब यहाँ पे हमने डायग्राम या बहुत तरह के तरीके अपनाकर हमने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप परेशान मत होइए, पहले समझिए कि अब हम जब संगम काल के इतिहास की जानकारी के स्रोत की बात करेंगे, ठीक है ना, तो बात करेंगे तो आप एक संगम साहित्य तो जान रहे हैं, ये तो कह सकते हैं मुख्य स्रोत है। लेकिन संगम साहित्य के अतिरिक्त भी आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस है इस युग के इतिहास की जानकारी के, और उसमें से अशोक का अभिलेख हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है जिसमें त्रामीर देश संघातकम की बात की गई है, और वो त्रामीर मतलब तीन देश वो चेर, चोल और पांड्य है। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, अशोक का अभिलेख हो गया। इसके बाद अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसके अंतर्गत स्ट्रेबो है, ठीक है, इसके बाद प्लीनी हो गया, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी हो गया, ठीक है, इसके बाद टॉलमी का जियोग्राफी हो गया, इसी प्रकार कॉस्मस इंडी प्लेस्टस का क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक पुस्तक है वो हो गया। तो इन सब ने इस युग के इतिहास की जानकारी में, इस इतिहास के मतलब स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इस युग के इतिहास की जानकारी का जो अत्यंत ही प्रामाणिक स्रोत है वो स्रोत संगम साहित्य माने जाते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई ना कि क्या है। इसी को चलिए आगे थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो देखिए संगम काल का सबसे पहले समय याद रखिएगा, 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में इसका समय, ठीक है, ये एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें देखिए संगम हमने एकदम स्पष्ट लिखा है, संगम वो क्या है, तमिल विद्वत जनों का परिषद है, ठीक है, ये तमिल विद्वत जनों का परिषद है। परिषद का काम क्या होता था, तो इसका काम होता था कि जो नवोदित तमिल कवि होते थे उनकी रचनाओं का मूल्यांकन करना और उसको अनुशंसित करना। अनुशंसित का मतलब होता है रिकमेंड करना, यानी तमिल विद्वत जनों के
परिषद के द्वारा, यानी तमिल विद्वत जनों के संगम नामक परिषद के द्वारा अनुशंसित नवोदित तमिल कवियों की जो रचनाएं थी, उसी रचना को हम संगम साहित्य कहकर पुकारते हैं। और इन संगम साहित्यों से हमें दक्षिण भारत के जिस काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उसी काल को संगम काल कहकर पुकारा जाता है। और संगम काल जो है ये दक्षिण भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल युग है, ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारतीय सभ्यता व संस्कृति का ये मूल युग है, ये ध्यान रखना है। और इसका समय जो है वो क्या है, 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में, ठीक है। इसके बाद देखिए संगम काल, जो अभी हमने बताया कि पाषाण काल के बाद सीधा जो है वहां पर किस काल की शुरुआत हो जाती है, वो है महापाषाण काल, ठीक है। स्टोन एज के बाद सीधा जो है वहां पर जो काल प्रारंभ होता है वो महापाषाण काल है, मेगालिथिक एज है। और इसकी जो शुरुआत है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व के आसपास इस महापाषाण काल की शुरुआत हुई थी। और इसमें क्या था कि इस काल के जो लोग थे, हमने आपको क्या बताया, पहाड़ी ढलानों पर रहते थे, ठीक है। ये पहाड़ है तो पहाड़ी ढलानों पर रहते थे, थोड़ा सा ऐसे होगा, ठीक है। पहाड़ी ढलानों पर रहते थे, थोड़ी बहुत खेती करते थे। लोहे के हथियारों का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व, यहां पे आप समझिए उत्तर भारत में आपको पता होगा कि उत्तर वैदिक काल में जो है वहां पर क्या होता है, वहां पे 1500 से 1000 बीसी पूर्व वैदिक काल का समय है। 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच वहां पे उत्तर वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल में ही 1000 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों को लोहे की जानकारी हुई थी। तो लोहे की जानकारी हुई तो उस समय जब वहां पर वैदिक काल था, दक्षिण भारत में महापाषाण काल चल रहा था। और महापाषाण काल के मानव का उत्तर भारत से जब संपर्क हुआ तो लोहे के हथियारों का प्रयोग उत्तर भारत में प्रारंभ हो गया था। तो ये लोग भी यहाँ पे थोड़े बहुत लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। मृतकों को कब्र में डालकर चारों ओर से बड़े बड़े पत्थरों से घेर देते थे, इसलिए इस काल को महापाषाणीय संस्कृति कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। इसलिए इस काल को महापाषाणीय संस्कृति कहकर पुकारा जाता है। नेक्स्ट जो है वो देखिए महापाषाणीय संस्कृति। अब देखिए क्या है कि उत्तर भारतीय विकसित संस्कृति से संपर्क जब हुआ तो उसके पश्चात क्या हुआ, तो नई उन्नत तकनीकों से परिचित हुए, पहाड़ी ढलानों से उतरकर हमने आपको बताया मैदानी इलाकों में चले आए, कृषि तकनीक में भी विकास हुआ, अधिरोपण तकनीक से बड़े पैमाने पर धान की खेती संभव हुई। अधिरोपण तकनीक जो है हमने आपको बताया था जब हमने 6th सेंचुरी बीसी पढ़ाया था, तो आपको हमने इस बात को समझाने की कोशिश की थी कि 6th सेंचुरी बीसी में क्यों बड़े पैमाने पर वहां पर अधिशेष उत्पादन की गुंजाइश कैसे बनी। तो एक तो कारण ये था कि लोहे का बड़े पैमाने पर हमने प्रयोग जो है कृषि के क्षेत्र में प्रारंभ कर दिया था, जिससे खेतों की गहरी जुताई संभव हो रही थी, भूमि का फर्टिलिटी पावर बढ़ गया था और इस वजह से उत्पादन की मात्रा पहले की तुलना में ज्यादा हो गई थी। और साथ में हमने ये भी बताया था कि उस काल में धान का अधिरोपण तकनीक का प्रयोग जो है वो प्रारंभ हो गया था। तो धान का जो अधिरोपण तकनीक था, उस तकनीक से क्या हुआ कि जो धान है उस धान की मात्रा बढ़ गई। क्यों, पहले समझिए, पहले क्या होता था कि धान को खेत में छिड़क दिया जाता था, जितना हुआ नहीं हुआ। लेकिन आज तरीका कैसा है, आज का तरीका चेंज है और ये तरीका 6th सेंचुरी बीसी से चला आ रहा है। इस बात को भी समझिएगा कि पहले हम धान को किसी छोटे से खेत में हम बोते हैं, उसके जो पौधे निकलते फिर बाद में जाकर हम लोग 4-4, 5-5 पौध जो है वो एक पानी से भरे तालाब में खेत में जो है उसको लगाते हैं और कुछ इंच की दूरी पर जो है, हम समझ जाइए सोशल डिस्टेंसिंग उनके बीच में वो हम गैप रखते हुए बनाते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, पहले एक छोटे से खेत में उसका बीज हम तैयार करते हैं पौधे के रूप में, फिर उसको जाकर दूसरे खेत में लगाते हुए चले जाते हैं। तो ये जो तकनीक है ना, इसी को अधिरोपण तकनीक कहकर पुकारा जाता है। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या हुआ, पहले की तुलना में जो प्रोडक्शन की मात्रा थी वो प्रोडक्शन की मात्रा जो है वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा, महापाषाणीय संस्कृति उत्तर भारतीय विकसित संस्कृति से संपर्क के पश्चात नई उन्नत
उन्नत तकनीकों से ये सब परिचित हुए, पहाड़ी ढलानों से उतरकर मैदानी इलाकों में चले आए, कृषि तकनीक में भी विकास हुआ, अधिरोपण तकनीक से बड़े पैमाने पर धान की खेती संभव हुई, जिसकी वजह से कई शक्तिशाली राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। ध्यान ये रखना है कि उस काल में क्या था ना, कि उस काल में जो कृषि पर आधारित जो लोग थे वो काफी समृद्ध होते थे, काफी जो है शक्तिशाली होते थे। आज भी अगर आप देखिए किसानों की, अगर आप हड़ताल की बात करिए, दिल्ली तक और हरियाणा या पंजाब के प्रवेश द्वार को कह सकते हैं जाम कर देने की बात समझिए, तो अगर आप उन किसानों को देखिए, ठीक है उनकी स्थिति तो खराब है ही है, लेकिन पंजाब के जो किसान हैं वो किसान जो है बहुत ही रिच है। और आप देखिएगा उनके पास जो, कभी आप देखिएगा कि ड्रोन से ली गई जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों के आधार पर ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके साथ चल रही है। ठीक है, तो गाड़ियां चल रही है उस काल में, मतलब पंजाब में कृषि एक बहुत बड़ा जो है वो पेशा है, और उससे संबंधित जो वर्ग जो किसान है बहुत ही रिच भी माने जाते हैं। ठीक है, तो कृषि, और अभी तो खैर स्थिति बदली है, लेकिन प्राचीन काल में जहां, अब सोचिए गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र इतना मजबूत क्यों हुआ, इतना जो है वो क्या है कि फेमस क्यों था, क्योंकि वो एरिया जो है कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही सक्सेसफुल था और बहुत ही उपजाऊ था। तो उपजाऊ था, हर कोई उस पर कब्जा जमाना चाहता, तभी तो हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार को लेकर। दक्षिण भारत में देखिएगा रायचूर दोआब, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच लंबा संघर्ष चला। तो पहले क्या था कि पहले कृषि से संबंधित गतिविधियों का अगर कोई केंद्र होता था, कोई मैदानी इलाका, और वो भी उर्वर हो, तो उस पर सबकी निगाहें जो है टिकी रहती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी ताकत, हमारे धन, हमारे समृद्धि का जो है वो द्योतक होता था। ठीक है, तो कृषि का महत्व जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि बहुत सारे शक्तिशाली राज्यों का उदय होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, चेर, चोल और पांड्य वंश का उदय होगा, हमने आपको पहले से बताया। अब यहां पे समझिए कि धीरे धीरे वहां के संपूर्ण जनजीवन पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। किसका? इन सारी चीजों का। ठीक है, इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा और दक्षिण भारत के कई शक्तिशाली राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रारंभ में राज व्यवस्था एक प्रकार का कबीलाई मुखिया, हमने क्या ना कि कबीलाई राज्य थे शुरू में, लेकिन बाद में जाकर जो है इसकी ताकत बढ़ी। ठीक है, और ये कबीलाई जो मुखिया, इसके 3 तरह के होते थे, किलार छोटे मुखिया, वेलिर बड़े मुखिया तथा वेंतर सबसे बड़े मुखिया। तो किलार, वेलिर, वेंतर, किलार छोटे मुखिया, वेलिर बड़े मुखिया तथा वेंतर सबसे बड़े मुखिया होते थे। तो ऐसे कई राज्यों का जन्म हुआ, कबीलाई मुखिया तंत्र का जन्म हुआ, जिसमें 3 महत्वपूर्ण थे। इसके बाद ये बड़े मुखियाओं द्वारा छोटे मुखियाओं को अपने अधीन करने का निरंतर प्रयत्न चलता रहा, और अंततः इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सुदूर दक्षिण भारत में कई राज्य अस्तित्व में आए, जैसे चेर, चोल तथा पांड्य। यहां पर यह समझिएगा कि जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, ठीक है ना, तो चेर, चोल और पांड्य जो है वंश कौन सा हो जाएगा, ये आप समझिएगा। ये चेर है, ये केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो देखिए ये जो केरल है, ये आप याद रखिएगा चेर है ना, चेर से केर बना है। तो केरल को केरल कहने का रीजन यहां पर ये हो गया कि यहां की अगर हम पार्टिकुलर सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध बनाने में जिस वंश के योगदान की बात की जाती है, उसका नाम क्या है? चेर है। तो चेर से क्या बन गया? केर बन गया। ठीक है, इसके बाद यहां पे तमिलनाडु में ये है मदुरा, और ये हो जाएगा अपना आपका जो है उरैयूर, या बाद में जाकर जो है वो हो जाएगा तंजौर। ठीक है, उरैयूर, तंजौर हो जाएगा। और यहां पर जिस वंश का शासन है वो चोल वंश है, और पांड्य में जिस वंश का शासन, मदुरा में जिस वंश का शासन है वो शासन हो जाएगा पांड्य वंश। ठीक है, तो चेर, चोल और पांड्य वंश, यहां पर जो है ध्यान ये रखिएगा कि चेरों की जो राजधानी होगी। अब देखिए साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में आपको पता है कि यहाँ पे समुद्री इलाका है पूरा। ठीक है, ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका क्या हो जाएगा? समृद्ध। ये है समुद्री इलाका। इसलिए ध्यान ये रखिएगा कि चेर हो या फिर चोल या पांड, इन सब की 2-2 राजधानियां होंगी। एक राजधानियां होगा समुद्र तटीय राजधानी, और एक सामान्य राजधानी। एक सामान्य राजधानी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तटीय राजधानी। इसी प्रकार पांड्यों की, इसी प्रकार चोलों की भी हो जाएगी।
तो चोल और पांड्य जो है यही जो है यहां पर क्या होगा कि ये तमिलनाडु के एरिया में होगा, इसलिए। और जबकि चेर जो है वो कहां पे हो जाएंगे, केरल के एरिया में हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिएगा। देखिए चोल वंश है, पांड्य वंश। अब चूंकि हम लोग यही पढ़ने जा रहे थे, पोस्ट गुप्ता पीरियड स्टार्ट होने वाला था ना, गुप्त काल तो अब खत्म हो गया था करीब करीब, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड स्टार्ट होने वाला था। वहां पे हम लोगों को पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, ये सब बात करनी थी। तो हमने सोचा कि पहले ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ दक्षिण भारत जब हम जाएंगे तो वहाँ कहाँ से इतिहास प्रारंभ होगा, तो वो है संगम काल, ठीक है। तो संगम काल हो गया, तो ये चेर, चोल तथा पांड्य वंश तो समझ में आ गया। चेर कहाँ पर होगा, चोल कहाँ पे, पांड्य कहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संगम काल के इतिहास की जानकारी के स्रोत की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले अभिलेख ही स्रोत हो गया, ये पूरा तात्विक स्रोत हो गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो गया। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में अशोक के अभिलेख की बात करें तो आप इस चीज को देखेंगे कि अशोक के अभिलेख की जब हम बात करें तो आप एक बात नोटिस किया होगा आपने, पता नहीं आप लोगों ने भूल तो नहीं गए होंगे, हमने आपको मौर्य काल में बताया था कि अशोक का जो अभिलेख है वो क्या है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश इन क्षेत्रों में तो मिलता है। लेकिन क्या अशोक का अभिलेख केरल में एक भी मिला, क्या तमिलनाडु में एक भी अशोक के अभिलेख मिले हैं? नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और क्यों नहीं मिले, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर भारत में जब मौर्य काल खत्म हुआ और फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड प्रारंभ हुआ, तब दक्षिण भारत में कौन सा काल आया, संगम काल। यानी जब मौर्य काल में, जब पोस्ट मौर्यन पीरियड यहां पे था, सॉरी पहले ऐसे समझिए, जब पोस्ट मौर्यन पीरियड का समय आया तब जाकर संगम काल आया, यानी तब जाके चेर, चोल और पांड्य की बात आएगी। लेकिन मौर्य काल तक, और वो भी सम्राट अशोक के समय तक की अगर बात करें तो चेर और पांड्य या केरल और तमिलनाडु का कोई वजूद ही नहीं था। एक तरह से बहुत ही एकदम आरंभिक दौर में था। आप ये कह सकते हो कि वो जो चेर और जो केरल और तमिलनाडु का जो रूप बाद में देखने को मिला संगम काल में, वो वास्तव में अशोक के समय तक एकदम कबीलाई मुखिया तंत्र के रूप में, उसकी कोई वजूद नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, इसलिए अशोक को वहां पे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए उस कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित हो गया। केरला और तमिलनाडु में अशोक का कोई अभिलेख जो है हासिल नहीं हुआ है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन क्या है, अशोक के जो अभिलेख है उसमें बहुत सारे अभिलेख है, उसमें चेर, चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी, ठीक है, सतीय पुत्र, इन सब की चर्चा है अशोक के अभिलेखों में, ठीक है। अशोक के अभिलेख में केरल पुत्र हो जाएगा, केरल पुत्र, सतीय पुत्र, सतीय पुत्र, इसके बाद चोल, इसके बाद पल्लव, चोल, पांड्य, और इसके बाद ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका, ताम्रपर्णी या श्रीलंका। यानी कि अशोक के अभिलेखों में इन 5 छोटे छोटे दक्षिण भारत, सुदूर दक्षिण के राज्यों की चर्चा मिलती है। तो इसमें केरल पुत्र की पहचान जो है वो किससे हो जाएगा, चीर से, चीर वंश से। चोलों की पहचान यहां पर तमिलनाडु, इधर पांड्य वंश की पहचान ये, और ताम्रपर्णी की पहचान जो है वो क्या हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका में ताम्रपर्णी का जो है उसकी पहचान स्थापित की गई है। तो अशोक के अभिलेखों में इन सब का जिक्र मिलना ये दिखाता है कि अभी ये प्रारंभिक चरण में थे, मौर्य काल में अशोक के समय तक की बात करें, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, दूसरे व 13वें बृहद शिलालेख में कुल 5 राज्यों का उल्लेख है, केरल पुत्र, सतीय पुत्र, चोल, पांड्य व ताम्रपर्णी। और हमने आपको बताया कि इसमें चेर की पहचान, सॉरी इसमें जो है चेर ये सब पहचान, लेकिन सतीय पुत्र की जो पहचान अभी हमने कहीं भी नहीं बनाई, इसकी पहचान अभी तक स्थापित नहीं की जा सकी है। तो ये सब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है कि केरल पुत्र, सतीय पुत्र, चोल, पांड्य व ताम्रपर्णी, इसमें केरल की पहचान चेर से तथा ताम्रपर्णी की पहचान श्रीलंका से स्थापित की गई है, जबकि सतीय पुत्र की पहचान जो है अभी तक संदिग्ध है, ठीक है। तो फिर भी अगर चलिए पहचान सदी, लेकिन चेर, चोल और पांड्य का तो स्पष्ट हो गया ना। इसके बाद अगर हम खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें और उसका समय 50 ईसा पूर्व, थोड़ा समय जरूर याद रखिएगा। और इस अभिलेख में, ठीक है, त्रामिर देश संघातकम की बात की गई है। और इस त्रामिर मतलब 3 देश में जो 3 राज्य थे वे चेर, चोल व पांड्य वंश हो गए।
तो यहां से भी जानकारी मिल रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो मेगास्थनीज का इंडिका, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो है पहले नंबर, अच्छा इसमें जितनी चीजें सबको एक सीक्वेंस आप याद रखिएगा, क्योंकि एक बार सवाल आईएएस में पूछा गया था कि निम्नलिखित जो साहित्यिक स्रोत है दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी उसको क्रम से सजाएं। ठीक है, क्रम से सजाएं, तो आपको इसलिए यहां पर हमने सब में ईयर भी लिखा है कि मेगास्थनीज इंडिका, इसका समय 4th सेंचुरी बीसी है। और रीजन क्या है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और चंद्रगुप्त मौर्य का समय है 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच में। तो ये जो है मेगास्थनीज इसी के समय में है, तो 322 ले ली, तो 4वीं शताब्दी बीसी के आसपास। ठीक है, इसके अनुसार पांड्य देश में हेराक्ल की पुत्री पंडैया का शासन है, ये याद रखिएगा। मेगास्थनीज ये कहता है अपने ग्रंथ इंडिका में कि पांड्य देश में हेराक्ल की पुत्री पंडैया का शासन है, और यह देश अपने मोती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार यह सवाल आया कि दक्षिण भारत में वो कौन सा राज्य था जो मोती उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, तो वो यहाँ पर पांड्य वंश है, और मदुरा इसका शासन है, और ये जो है वो क्या है कि फेमस था। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि जो है पंडैया का शासन है और यह देश अपने मोती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दूसरे नंबर पे आएगा स्ट्रेबो। ठीक है, स्ट्रेबो का जियोग्राफी, ये 1st शताब्दी ईसा पूर्व इसका समय। ठीक है, इसके बाद कॉस्मस, ये हो जाएगा तीसरा, क्रम से समझिएगा। ये 1st शताब्दी ईसा पूर्व और ये 1st शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में कॉस्मस इंडिको प्लेस्टस, और इसकी पुस्तक याद रखिएगा क्रिश्चियन टोपोग्राफी, ये एक यवन व्यापारी था और इसकी पुस्तक है क्रिश्चियन टोपोग्राफी। ठीक है, उससे भी हमें संगम काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद चौथी बात प्लिनी है, नेचुरल हिस्टोरिका, और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, इसकी जो भाषा है वो है लैटिन भाषा। ठीक है, इसकी भाषा है लैटिन भाषा। इसके बाद 5वीं बात है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये भी इंपॉर्टेंट जो है पुस्तक हो जाएगा। और इसके बाद 6ठे नंबर पे आएगा टॉलमी का जियोग्राफी। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके बारे में हमने आपको बताया था पोस्ट मॉडर्न जब पीरियड जब बताया था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन, इरिथ्रियन का मतलब होता है लाल, और सी मतलब हो गया सागर। ठीक है, और पेरिप्लस का मतलब होता है विवरण, यानी लाल सागर का विवरण। और इसका सबसे बड़ा जो है मतलब इसका महत्वपूर्ण जो है लाभ ये है कि इससे हमें उस युग के साउथ इंडियन जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जैसे कि पुहार या कावेरीपट्टनम हो गया, मुजिरिश हो गया, अरिका मेडू हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो है, बारबेरी कम हो गया, भारू कच्छ हो गया। इसके बाद जो है ताम्र लिप्ति, जो तामलुक जो पश्चिम बंगाल में उस समय बंगाल की खाड़ी में जो प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था, उस सब का बड़ा डिटेल में विश्लेषण किया गया पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। लेकिन उसका लेखक जो है ना वो अज्ञात है। ठीक है, उसका जो लेखक है वो अज्ञात है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्रम से, सबसे पहले मेगास्थनीज, फिर स्ट्रेबो का जियोग्राफी, फिर तीसरा हो जाएगा कॉस्मस इंडिको प्लेस्टस क्रिश्चियन टोपोग्राफी, इसके बाद प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिका, इसके बाद पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी हो जाएगा, इसके बाद टॉलमी का जियोग्राफी। ठीक है, टॉलमी का जियोग्राफी, ये सब इस काल के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि उतने सारे सोर्सेस की बात की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उस युग के इतिहास की जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है क्या, संगम साहित्य, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि संगम जो है वो क्या था, वो तमिल विद्वत जनों का एक परिषद हुआ करता था। ठीक है, जिसका कार्य क्या था, नवोदित तमिल कवियों की रचनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन करना। ठीक है, तो संगम कालीन इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, संगम साहित्य। संगम क्या है ये सब याद रखना है। संगम क्या है, ये तमिल विद्वत जनों का एक परिषद था। ठीक है, कार्य इसका क्या था, कार्य इसका था नवोदित तमिल कवियों की रचनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन करना, इवेल्युएट करना और रिकमेंड करना होता था। इस संगम नामक परिषद के द्वारा अनुमोदित तमिल साहित्य, अनुमोदित यानी रिकमेंडेड,
तमिल साहित्य ही संगम साहित्य के नाम से पुकारा जाता है। यानी ये जो संगम साहित्य है ये कौन सी भाषा में हो जाएगा, तमिल भाषा में। ठीक है, इस संगम साहित्य के दक्षिण भारत में, ठीक है, इस संगम साहित्य से दक्षिण भारत के जिस युग की इतिहास की जानकारी मिलती है उसी काल को क्या कहेंगे, संगम काल कहेंगे। बात समझ में आ गई कि संगम लिटरेचर आपने ओवरऑल सब बता दिया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, ठीक है, इसके बाद जो है फिर क्या है, साहित्यिक स्रोत क्या है। लेकिन ओवरऑल हम क्या बात कर रहे हैं कि साहित्यिक स्रोत में सब आता है, ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सब महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन जो सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो स्रोत क्या हो जाएगा, वो है आपका संगम साहित्य हो जाएगा। और संगम साहित्य क्या है ये अब तक आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, संगम तमिल विद्वज्जनों का परिषद, काम है नवोदित तमिल कवियों की रचनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन करना। संगम साहित्य क्या हो गया, संगम नामक परिषद के द्वारा अनुशंसित तमिल साहित्य, और इस युग के इतिहास की जानकारी चूंकि इससे प्राप्त होती है इसलिए संगम साहित्य के आधार पर उसे संगम काल कहा गया। बात समझ में आ रही है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है, और आगे देखिए, अब आपको समझना है कि जो संगम साहित्य है उस संगम साहित्य के बारे में अब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, और यही हमारे आज का जो है क्लास की टॉपिक है। लेकिन भूमिका इतना महत्वपूर्ण था समझाने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरी भूमिका आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है।